विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने ग्रेविटेशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या हैं और एनसीईआरटी में इनके बारे में क्या बतलाया गया है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट बॉडी का मास इनटू सेकंड बॉडी का मास और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, यानी उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई डी स्क्वायर। ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए फार्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड सेवरल फिनोमेना विच आर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड। फर्स्ट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस the earth. Second, the motion of the moon around the earth. Third, the motion of the planet around the sun. And fourth, the tides due to मून एंड द सन। तो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर अर्थ के अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बाइंड करने का काम जो फोर्स करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है। दूसरा क्या है, जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के अराउंड जो मून का रोटेशन है, मून जो है मूव कर रहा है तो उसके मोशन को भी डिफाइन करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थर्ड क्या काम करता है, जो प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड जो मूव कर रहे हैं उनके मोशन को भी डिफाइन करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थर्ड जो है टाइड्स जो बनते हैं मून और सन की वजह से, जो ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड लो टाइड्स बनते हैं, तो उनको भी डिफाइन करने का काम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू होता है। अब यहाँ पर टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, Let us try to understand the meaning of free fall by performing this activity। तो फ्री फॉल क्या होता है उसको जानने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म किया गया है। यहाँ पर एक स्टोन लेना है और उसको ऊपर की डायरेक्शन में आपको फेंकना है। तो आप देखेंगे कि कुछ हाइट तक जब वो पहुँचा तो उस हाइट तक पहुँचने के बाद में वो वापस जो है वो नीचे आने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है, वी हैव लर्नड दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। तो हमने अब तक पढ़ा है कि अर्थ जो है जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ खींचता है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ में गिर रही होती है। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर फ्री फॉल। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ में इस फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होती है, सिर्फ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही अगर वर्क कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट पर, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कंडीशन में है, फ्रीली फॉल कर रहा है। यानी यहाँ पर जो हवा के थ्रू भी रेजिस्टेंस वगैरह लग रहा तो होगा, तो उन सब को नेग्लेक्ट करके हम चलते हैं, तो हम लोग इस केस में कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल के कंडीशन में है। इज़ देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे तो उसकी वेलोसिटी में क्या कोई चेंज हुआ होगा। वाइल फॉलिंग देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था तो ऑब्जेक्ट का मोशन का जो डायरेक्शन था उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड एंड ऑफ द वेलोसिटी। लेकिन अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ जो ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हुआ था। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एसिलरेशन। तो कोई भी चेंज अगर वेलोसिटी में होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी एसिलरेट करेगी। Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved। तो जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ में गिरेगा तो इस केस में वहाँ पर बॉडी में एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा। दिस एसिलरेशन इज़ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो एसिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। is due to the gravitational force, therefore this is called acceleration due to gravity, due to the gravitational force of the earth। it is denoted by g। और क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर एसिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसलिए इस तरह के एसिलरेशन को हम क्या कहते हैं, जो है एसिलरेशन
अर्थ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और जी का जो यूनिट होता है एसिलरेशन के ही यूनिट के बराबर होता है। एसिलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर जो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। We know that from the second law of motion that force is produced of mass and acceleration। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि फोर्स ऑब्जेक्ट में उसके ऑब्जेक्ट के मास और एक्सीलरेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। लेट द मास ऑफ द स्टोन इज इन एक्टिविटी 9.2 बी एम। तो हम लोग मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मास है इस केस में वो एम है, जो ऑब्जेक्ट गिर रहा था। We already know that there is acceleration involved in falling object due to the gravitational force and is denoted by g। तो हमने अभी पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी की तरफ वजह से एक्सीलरेट कर रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन है उसको हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और उसको हम g से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गया। Therefore, the magnitude of gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration due to gravity। तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को जिसको कि F से डिनोट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर बॉडी का मास है स्मॉल m और एक्सीलरेशन कितना हो रहा है स्मॉल g, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू mg। तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन हमने फाइंड किया था F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तो F की जगह पर हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया है mg और ये हो गया जी एम एम बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कितनी निकली जी एम बाई डी स्क्वायर, क्योंकि ये स्मॉल m और ये m ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये फाइनल वैल्यू हो जाएगा g इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर, वेयर m इज़ द मास ऑफ अर्थ। यहाँ पर कैपिटल M जो है ये अर्थ का मास है और स्मॉल d जो क्या है जो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट था और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल d से डिनोट किया गया है। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो या तो अर्थ के ऊपर है या फिर अर्थ के सरफेस के पास है और उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग d मान लेते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मतलब यहाँ पर r के इक्वल जो है यहाँ पर माना गया है, यहाँ पर d माना गया था, यहाँ पर अभी इसको इस डिस्टेंस को r मान लिया गया है। ये जो है अर्थ का रेडियस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट अगर सरफेस के पास में है तो इस केस में क्या हो जाएगा mg ऑब्जेक्ट का मास हो गया जी एम एम बाई डिस्टेंस को हमने r रेडियस मान लिया था, r मान लिया था, तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से g की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये सेकेंड केस हो गया। द अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट स्फेयर। हम जानते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है और इसका जो रेडियस होता है वो पोल पर जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, पोल और इक्वेटर पर जब हम लोग जाते हैं तो इंक्रीज़ हो जाता है इसका रेडियस। तो यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो पोल पर जाएगी तो मतलब द वैल्यू ऑफ g बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स दैन एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर के कंपैरिजन में अगर पोल पर जाएगा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर पोल पर g की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। For most calculations we can take g to be more or less constant or near द अर्थ। तो जितने भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वहाँ पर g की वैल्यू मतलब लगभग कांस्टेंट मानते हैं या फिर हम लोग मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के पास में है। बट फॉर ऑब्जेक्ट्स फार फ्रॉम द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज़ गिवन बाय इक्वेशन 9.7। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है वो ज़्यादा दूर में है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो हम उस केस में जो इक्वेशन हमारा 9.7 है F इज़ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर उस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे g की वैल्यू को। इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है g की वैल्यू का, g इज इक्वल टू क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ जी एम आर इन इक्वेशन 9.9। तो इक्वेशन 9.9 क्या था, ये था इक्वेशन हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट हम कर देंगे। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर के जी स्क्वायर। तो ये है जी की वैल्यू और साथ में मास है, ये मास किसका था
अर्थ का मास है, तो अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया गया है। और ये होता है रेडियस, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। सारी वैल्यूज़ को जब हम लोग रख के कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड की है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को यहाँ पर बतलाया गया है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल ऑब्जेक्ट हॉलो और सॉलिड बिग और स्मॉल विल फॉल फ्रॉम अ हाइट एट द सेम रेट। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो हॉलो है या फिर सॉलिड है, बड़ी है या छोटी है, तो वो किसी हाइट से गिर रही है, सेम रेट से गिर रही है। तो इसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म किया गया है। क्या लिखा हुआ है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन, यानी एक पेपर का शीट लेना है और एक स्टोन लेना है और उसको एक साथ में जो है एक जगह से, एक बिल्डिंग के फ्लोर से उसको गिराना है और साथ में देखना है कि वो दोनों ग्राउंड पर जब आए तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आया। वी सी दैट पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर दैन द स्टोन। तो हमने क्या देखा कि पेपर जो है, स्टोन पहले गिर गया और पेपर थोड़ा बाद में गिरा। दिस हैपन्स बिकॉज एयर रेजिस्टेंस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो गिर रहा था उस पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा था, ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा था तो एयर की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन पर उस डाउनवर्ड डायरेक्शन से उस पर वर्क कर रहा था। The resistance offered by air to the paper is more than resistance offered by the stone। अब स्टोन क्योंकि हल्का था, स्टोन क्योंकि भारी था और पेपर जो है वो हल्का था, इसीलिए स्टोन के कंपैरिजन में पेपर पर ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था। इफ़ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन अ जार from which air has been sucked out, the paper and the stone would fall at the same rate। तो इसी एक्सपेरिमेंट को अगर एक जार में परफॉर्म किया जाए, जिससे कि हवा को बाहर निकाल लिया जाए और उसके बाद परफॉर्म किया जाए, तो पेपर और स्टोन इस केस में एक ही साथ में गिरते हुए आपको दिखाई देंगे। We know that an object experiences acceleration during free fall। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कंडीशन में है तो वो एक्सेलरेट हो रहा होगा। दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मासेस। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो उसके मास के इंडिपेंडेंट होगा, यानी मास का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट हॉलो और सॉलिड बिग और स्मॉल शुड फॉल एट द सेम रेट। तो इसका ये मतलब निकला कि ऑब्जेक्ट चाहे वो काफ़ी भारी हो, सॉलिड हो या फिर बड़ा हो या छोटा हो, वो जब भी उसको गिराया जाएगा तो वो हमेशा सेम रेट से ही गिरेंगे, एक साथ ज़मीन पर आकर के गिरेंगे। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, गैलीलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली टू प्रूव द सेम। तो इसी स्टोरी को गैलीलियो ने प्रूव करने के लिए क्या किया गया था, इटली में जो पीसा है, इटली के पीसा में यहाँ पर जो लीनिंग टावर है वहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका था इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। एज जी इज़ कांस्टेंट नियर द अर्थ, all the equations for the uniformly accelerated motion of object becomes valid with acceleration a replaced by g। तो हम लोग जानते हैं कि g जो है अर्थ के पास में कांस्टेंट होता है, तो जितने भी इक्वेशंस हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको हम लोग a से रिप्लेस करके एक्सेलरेशन के लिए a पुट करते हैं, तो a की जगह पर हम लोग g पुट करेंगे। या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा हो किसी हाइट से तो उस केस में एक्सेलरेशन को a ना लेकर के हम लोग g से ऐसे डिनोट करेंगे। तो इस केस में हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा था, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हर जगह पे a जहाँ जहाँ पर है उसको रिप्लेस करके g हम लोग पुट कर देंगे।
where u and v are initial and final velocities and s is the distance covered in time t। तो यहाँ पर u और v, u initial velocity है, v final velocity है और s जो है वो distance है। In applying these equations we will take acceleration a to be positive when it is in the direction of velocity। तो अगर बॉडी जो है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में बॉडी का एक्सीलरेशन भी है, तो इस केस में हम लोग इसको एक्सीलरेशन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। द एक्सीलरेशन ए विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट इज़ ऑपोजिट इन मोशन। और वहीं पर अगर जिस ऑब्जेक्ट का मोशन किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन किसी दूसरे डायरेक्शन में लग रही है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का मोशन को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार है जो कि एक लेज से नीचे गिर रही है ग्राउंड पर, और यहाँ पर इसका जो टाइमिंग है, टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले स्पीड निकालना है, ग्राउंड पर जब स्ट्राइक करेगी तो उस टाइम उसका स्पीड निकालना है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम 0.5 सेकेंड, यानी कि आधा सेकेंड टाइम दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड लिया गया है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। और जो कार है, कार का एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, कार का एक्सीलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्पीड से नीचे गिरेगा, और जिस डायरेक्शन में यानी कि ग्रेविटी उसको नीचे फेंकेगी तो कार भी नीचे गिर रहा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव साइन के साथ में लिया है। तो अब हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला को पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया u, v इज इक्वल टू यू की वैल्यू हो गई है आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और टाइम जो है 0.5 सेकेंड। तो ये आपका आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये v यानी कि फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू निकल गया। सेकेंड में निकालना है क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है 0.5 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल हमने निकाला है 5 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ना अब डिस्टेंस निकालना है कितना होता है, तो डिस्टेंस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ हम लोग एक ही जगह जी पुट कर रहे हैं, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, और टी स्क्वायर टाइम 0.5 सेकेंड दिया हुआ है। कैलकुलेट करेंगे इसको, ये आ जाएगा 1.5 मीटर। तो यहाँ पर स्पीड हो गया, फाइनली स्ट्राइक करने ग्राउंड में स्ट्राइक करने पर के टाइम इसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हमने फाइंड कर लिया है, 0.5 सेकेंड में इसकी एवरेज की स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड। और हाइट क्या हो गया, हाइट कितना निकला है 1.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर की तरफ में फेंका गया है और वो 10 मीटर की हाइट तक जा रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड करना है कि जब द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, तो किस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया था ऑब्जेक्ट को, ये निकालना है। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस 10 मीटर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, और फाइनल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा कर के कहीं पहुंच रही है। तो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 9.8 है। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं इसीलिए, और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है इसको यहाँ पर माना गया है -9.8। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड काम कर रही है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट दूसरे साइड में जा रहा है और ग्रेविटी दूसरे साइड में वर्क कर रही है, तो इसलिए ऑपोजिट वर्क कर रहा है, इसलिए हमने इसको माइनस में इस वैल्यू को कंसिडर किया है। अब सिंपल हम लोग वैल्यू पुट करेंगे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला को पुट करेंगे। v हमारे पास में ज़ीरो है, यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2, और ये हो गया एक्सीलरेशन हमारे पास में 9.8 हो गया, -9.8, और ये 10
जो है ये डिस्टेंस की वैल्यू 10 मीटर दी हुई है, हाइट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर। तो इस वैल्यू को हमने पुट कर लिया है, तो फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अरेंज करके कैलकुलेट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी √196 मीटर पर सेकेंड, और ये अंडर रूट निकालेंगे तो 14 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में क्या कह रहा था, टाइम निकालना था सेकेंड केस में। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम ले रही है ये निकालना था। तो हम जानते हैं v = u + 80 होता है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू 0 है, u हमने अभी फाइंड किया है 14 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम हमें फाइंड करना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.43 सेकेंड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर ये सॉल्यूशन होता है। अब हमारे पास में 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से हम क्या समझते हैं, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी अर्थ की ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट इट फॉल्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट से रिलीज़ किया जाता है तो वो जो है उसके अर्थ के सरफेस की तरफ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट होती है। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव फ्री फॉल। तो इस केस में वो जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को फ्री फॉल कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप क्या समझते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट से नीचे की तरफ में आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है, जब वो नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। दिस चेंजिंग वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, और ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सीलरेट करेगा। दिस एक्सीलरेशन इज़ नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह के एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। इट्स वैल्यू इज़ गिवन बाय 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ड्यू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।